बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर 2 का हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 2.12 रॉकेट प्रोपल्शन। याद रहे ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यू पक्का आपके पेपर में आएगा और इसी वीडियो में हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखें, नहीं चलो अभी बैठे बैठे ये टॉपिक भी आपको तैयार हो जाएगा और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो भी पता चल जाएंगे। ठीक है जी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले रॉकेट किसे कहते हैं, रॉकेट को डिफाइन करते हैं। रॉकेट इज अ स्पेस क्राफ्ट व्हीकल, यानी कि रॉकेट क्या है? रॉकेट एक स्पेस क्राफ्ट व्हीकल है जो कि कैरी करता है हैवी ऑब्जेक्ट जैसा कि सैटेलाइट टू लॉन्च इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में लॉन्च करती है, यानी कि रॉकेट एक स्पेस क्राफ्ट व्हीकल है जो कि हैवी ऑब्जेक्ट जैसा कि सैटेलाइट को कैरी करती है टू लॉन्च इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो सिंपल इस तरह से आप रॉकेट को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन किसे कहते हैं? इसका आसान मतलब आप इस तरह से समझें कि ये एक ऐसी फोर्स है जो ग्रेविटी की फोर्स को ओवरकम करके अर्थ की सरफेस से रॉकेट को टेक ऑफ करने में हेल्प करती है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसूल, ये शॉर्ट में अलग से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल तो बेटा याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, ये उसके उसूल पे काम करता है। और नंबर 2 न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम ये दोनों लॉ यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर शॉर्ट आए तो फिर आप ये दोनों मेंशन कर दीजिएगा। अगर एमसीक्यू में कोई इन दोनों में से एक नजर आए तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है जी आपके पास रॉकेट की डायाग्राम जो कि बुक में भी बनाई गई है और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी ताकि हर एक चीज़ आपको बता सकूँ। तो बेटे सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो इसका फ्रंट है, टिप वाला पॉइंट है या पार्ट है, इसे हम कहते हैं पेलोड सिस्टम। यानी कि यहाँ तक ये सारा क्या है? पेलोड सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? सैटेलाइट होता है। फिर उसके नीचे आ जाएंगे तो इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? फ्यूल के टैंक रखे होते हैं। वो टैंक जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, यानी कि पार्ट्स में रखे होते हैं। यहाँ पे एक टैंक पड़ा होता है, फिर इस तरह नीचे, फिर इस तरह से नीचे। लेकिन आपकी बुक के डायग्राम में सिर्फ उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये क्या है? फ्यूल टैंक पड़ा हुआ है ये वाला। इसी तरह से फिर यहाँ पे कुछ और है, जैसे ऑक्सीडाइजर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो इसको लेके जानी पड़ती है ना, कि अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है या बहुत कम है तो फिर इसको ज़रूरत पड़ेगी, तो लिहाजा ऑक्सीडाइजर यहाँ पे सेट किया होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन रखी जाती है। और फिर यहाँ पे फिर से टैंक आ जाता है, उसके अंदर भी वही फ्यूल होता है। तो फ्यूल के जो टैंक होते हैं वो पार्ट्स में यहाँ पे रखे जाते हैं। इसी तरह से ये बाहर वाली क्या है? फ्रेम है। फिर आगे चलते हैं जी, यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक कंबस्टन चैम्बर है, यानी कि जहाँ पे फ्यूल को बर्न किया जाता है। तो ये हमारे पास कंबस्टन चैम्बर है। इसी तरह से यहाँ पे एक छोटा सा पंप भी लगा होता है और साथ में यहाँ पे एंड पे देखेंगे तो इसको कहते हैं नोजल, यानी कि जहाँ से गैस बाहर की तरफ इजेक्ट होगी। तो ये गैस बाहर की तरफ देख सकते हैं कि इजेक्ट हो रही है। इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन यानी कि ये डायग्राम आपने जहन में रखने के इसके अंदर क्या क्या होता है। अब जो असल इसमें एमसीक्यूज है ना, बड़े ही इंपॉर्टेंट, वो आपने लाजमी तैयार करने हैं। तो डायग्राम में तो कोई मसला नहीं है ना, जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं बस इन्हीं को आप थोड़ा सा जहन में रख लें कि भाई ये चीज़ें होती है। तो अब ज़रा आपको इनकी वर्किंग और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं, बस वही आप याद रख लीजिएगा। तो ये देखें जी, वर्किंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रॉकेट मूव्स अपवर्ड बाय एजेक्टिंग हॉट गैसेज एट द टेल एंड नोजल, यानी कि नोजल से आप देख चुके हैं कि गैसेज जो है वो बाहर की तरफ इजेक्ट हो रही है, बहुत ही गर्म। अच्छा, ऑफ द रॉकेट विद वेरी हाई वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जो गैस यहाँ से बाहर की तरफ एजेक्ट हो रही है इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, याद रखिएगा। इनकी वेलोसिटी क्या होती है बेटे? बहुत ज़्यादा हाई होती है। कितनी पर सेकंड वो आगे चल के आपको बताते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। वो तो आपको देख ही रहे हैं कि गैस जो है वो नीचे की तरफ, मतलब डाउनवर्ड उसकी डायरेक्शन रहेगी, वो बाहर की तरफ निकल रही है। और रॉकेट जाहिर सी बात है वो अपवर्ड मूव करेगा। तो आगे कहते हैं द रॉकेट गेन्स मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ एक्सपेलिंग गैसेज बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे देखें मोमेंटम जो है, जो गैसेस बाहर की तरफ एजेक्ट हो रही हैं उनका मोमेंटम जाहिर सी बात एक्सपेल हो रहा है, तो उतना ही मोमेंटम रॉकेट क्या कर रहा है? गेन भी तो कर रहा है ना, अपवर्ड भी तो जा रहा है ना। तो इसका मतलब देखें मोमेंटम की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह से यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए बेटे, अभी इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इसका? रॉकेट का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जिसे मैं कह सकता हूँ टोटल इनिशियल मोमेंटम। उसको हम डिनोट कर लेते हैं समेशन पी आई इज इक्वल टू, बेटे क्या होगा इनिशियल मोमेंटम? 0। सही है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। क्लियर। अब जब रॉकेट अर्थ की सरफेस से टेक ऑफ करेगा उस टाइम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखे गैस बाहर की तरफ यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इजेक्ट होगी, बाहर निकलेगी।
तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में ये गैस बाहर निकल रही है, तो उस गैस का कुछ मास होगा कि नहीं होगा, होगा। उसको मैं m से डिनोट कर देता हूँ। जाहिर सी बात है बाहर निकल रही तो उस गैस की वेलोसिटी भी होगी, तो उसको हम v लिख लेते हैं, ठीक। और इसकी डायरेक्शन ये है वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है यहाँ तक? ये मोमेंटम आ गया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको मैं नाम दे देता हूँ डियर स्टूडेंट्स P1 का। सही है, ये P1 आ गया। इसी तरह जब ये गैस डाउनवर्ड डायरेक्शन में इजेक्ट होगी तो जो रॉकेट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि यहाँ पे देखें ये हिस्सा तो इसका ऊपर जा रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ से ये अपवर्ड जाएगा, तो फिर इसका भी मास होगा, उसको मैं क्या कह देता हूँ m, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी भी होगी वर्टिकली अपवर्ड, तो उसको मैं कह देता हूँ v। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या बन गया बेटे, मोमेंटम बन गया, तो इसको मैं कह देता हूँ P2। अब देखें P1 मोमेंटम भी आ गया, जो कि आपके पास किसका है बेटे, गैस। इसी तरह से रॉकेट जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये फ्रंट वाला पार्ट, तो इसका मोमेंटम क्या आ गया, P2। अब ये क्या है, mv, वो भी mv, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखें अपवर्ड है, और यहाँ से गैस की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल नहीं हो जाएगा, इसको आप माइनस ले लें, ऊपर वाले को प्लस का ले लें, तो फिर ये देखें जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, समेशन मोमेंटम कौन सा बेटे, फाइनल, इज इक्वल टू P1 प्लस इनटू P2। अब P1 नीचे वाला अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऊपर वाले को नेगेटिव ले लें, अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं तो फिर नीचे वाले को नेगेटिव ले लें, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, तो लिहाजा यहाँ पे पुट करें mv प्लस इनटू, यहाँ पे आ गया माइनस का mv, ठीक है बेटे। अब ये mv प्लस माइनस माइनस mv, लो जिससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल मोमेंटम भी क्या आ गया बेटे, 0 आ गया। तो देखें इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम भी 0 था, फाइनल मोमेंटम क्या आया, 0। तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेटिस्फाई हुआ कि ना हुआ, हुआ। तो फिर इसीलिए हम कह रहे थे वर्किंग प्रिंसिपल में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी तरह से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो भी देख लेते हैं। देखिए गैस नीचे की तरफ मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकल रही है, इजेक्ट हो रही है बाहर की तरफ, तो गैस की डायरेक्शन ये है। इसी तरह से इसको आप कह लें एक्शन, तो ये एक्शन हो रहा है, यानी कि गैस का बाहर इस नोजल से बाहर की तरफ निकलना, ये आपका क्या है बेटे, यहाँ पे एक्शन है, एक्शन, ठीक है। अब ये आ गया आपका एक्शन, तो इसकी वजह से अगले फ्रंट वाले पार्ट पे, यानी कि जो आपका पेलोड सिस्टम वाला पार्ट है, उस पर क्या होगा, रिएक्शन। तो वो रिएक्शन ये देखें, ये होगा आपका रिएक्शन, जिसकी वजह से ये अपवर्ड जाएगा, तो ये आपका आ गया रिएक्शन। अब एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखें डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड में सेम, तो लिहाजा यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी अप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए हमने वर्किंग प्रिंसिपल में ये दोनों लॉ लिख दिए, ठीक है जी। तो उसके बाद वर्किंग आपको मैंने बता दी है, समझ आपको आ गई है। तो लिहाजा अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी बुक के सेकंड पैराग्राफ में, जो कि एमसीक्यू बन के आएंगे, वो जरा सुन ले, याद रख ले। सबसे पहले बात करेंगे फ्यूल की। तो फ्यूल यहाँ पे सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म वाला यूज करते हैं। तो लिहाजा वो जो आपके पास फ्यूल है वो मिक्सचर होगा किसका बेटे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस इसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन याद रखिएगा फ्यूल नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए, फ्यूल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन तो जरूरी है, वो चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस करके ऑक्सीजन लिख दी है। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो फ्यूल की जो लिक्विड फॉर्म होगी उसके अंदर ये 3 नाम आपने याद रख लेने, तीनों एमसीक्यूज की ऑप्शन में नजर आएंगे आपको, आपने ऑल ऑफ दिस की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो हाइड्रोजन, एच से हाइड्रोजन, एन से नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फ्यूल नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए फ्यूल को बर्न होने के लिए, तो इसीलिए हम इसको मेंशन करेंगे। लो जी, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बर्न रेट ऑफ फ्यूल, यानी कि जब रॉकेट टेक ऑफ करेगा तो पर सेकंड ये कितना फ्यूल बर्न करेगा, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बर्न रेट ऑफ फ्यूल ये याद रखिएगा, इसको कहते हैं m/t। m/t क्या है, बर्न रेट ऑफ फ्यूल, कि पर सेकंड फ्यूल का कितना मास जो है वो बर्न हो जाएगा। तो फिर इसमें आपकी बुक ये आपको बता रही है कि पर सेकंड 10,000 kg, यानी कि 10,000 kg पर सेकंड, ये आपका बर्न रेट ऑफ फ्यूल है। बहुत ज़्यादा फ्यूल है, ठीक है ना, इसका मतलब बहुत अच्छा खासा फ्यूल चाहिए, ठीक है। तो रॉकेट को टेक ऑफ करने के लिए पर सेकंड इतना फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, 10,000, सही है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पक्का आपके पेपर में आएगा, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मास ऑफ रॉकेट। तो मोर देन 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ द रॉकेट इज द मास ऑफ द फ्यूल,
यानी कि जो रॉकेट का टोटल मैस है उसमें से, टोटल मैस में से टोटल का यानी कि 80% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ उसमें फ्यूल है। याद रखिएगा, मोर देन 80% ऑफ द टोटल मैस ऑफ द रॉकेट इज द मैस ऑफ द फ्यूल, यानी कि 80% से ज्यादा सिर्फ उसके अंदर फ्यूल है, और बाकी का जो कह लें 18-19% है वो आपकी फ्रेम है और बाकी सारी चीजें हैं। ठीक है, जिस तरह से पेलोड सिस्टम हो गया, फ्रेम होगी, ऑक्सीडाइजर हो गया, इस तरह से। लेकिन ये आपका पक्का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पेपर में आ सकता है कि टोटल मैस में से, यानी कि अगर टोटल 100 है तो उसका 80% से ज्यादा सिर्फ उसके अंदर फ्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ द गैसेस। वेलोसिटी ऑफ द गैस, ये जी से गैस और ये वी से वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द गैसेस जो है ये 4000 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि आप यहाँ पे मैंने जो बताया था कि गैस जो है वो बाहर की तरफ, ये देखें ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इजेक्ट हो रही है, तो ये कितनी तेजी से गैस बाहर निकलेगी, इसकी स्पीड तो वो है 4000 मीटर पर सेकेंड, या कह लें कि 4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी अच्छी खासी स्पीड है, बहुत ज्यादा स्पीड है। तो ये भी डियर स्टूडेंट्स आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा, ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बस तो सेकंड पैराग्राफ में ये 4 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आएंगे, इनको नहीं भूलना। ठीक है, लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का रह गया और वो है एक्सेलरेशन। जाहिर सी बात है कि रॉकेट जैसे जैसे मोमेंटम गेन करता जाएगा तो ऊपर की तरफ पहुंचता जाएगा, तो लिहाजा इसका एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपकी बुक ने ये फार्मूला दिया है, ये वाला, A इज इक्वल टू mv/m। अब जरा मेरी बात गौर से सुने, इस फार्मूले में ना वो ये फार्मूला स्टेटमेंट में शो करके ना वो आपसे पूछ सकता है कि इस m का यूनिट क्या है। बच्चे फौरन जो है ना वो केजी लगा देते हैं, क्योंकि मैथ्स का यूनिट केजी होता है, किलोग्राम। बेटे आपने इस m का यूनिट केजी नहीं लगाना, इसका यूनिट क्या होगा जरा स्टार्ट से आपको बताता हूं। ठीक है ना, ये एमसीक्यू पक्का आता है, तवज्जो होगी तो बातें समझ आएंगी। जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इतनी मेहनत से बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं, कोई आपसे पैसा पूसा नहीं लेते। ठीक है, तो आप मेहरबानी किया करें, हमसे प्यार करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। इफ m इज द मास ऑफ द गैसेस इजेक्टेड पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड जो गैस बाहर की तरफ इजेक्ट हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, m। पर सेकेंड वाले को ये जहन में रखिएगा, यानी कि पर सेकेंड जो गैस इजेक्ट हो रही है उसका जो मास होगा उसको हम m कहेंगे। तो वो बन गया आपका m इज इक्वल टू m-/t, यानी कि ये आपका वही आ गया, एक तरह से रेट ही आ गया ना, कि पर सेकंड जितना मैस इजेक्ट हो रहा है या कह लें कि बर्न हो रहा है फ्यूल। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से ये आपका प्लस m आ गया। अब ये m देखें सिर्फ मैस नहीं है, बल्कि ये क्या है, देखें मैस पर यूनिट टाइम है, मैस पर यूनिट टाइम, और टाइम आपके पास क्या होगा, 1 सेकेंड। यही बात मैंने ऊपर लिखी हुई है ना, देखें, इफ m इज द मैस ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकेंड, पर सेकेंड, तो ये देखें पर सेकेंड ये आपका मैस जो है ऑफ द गैस इजेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा m का यूनिट केजी और डिवाइड बाय टाइम का यूनिट सेकेंड, तो केजी पर सेकेंड। तो ये जो m होगा इसका यूनिट होगा केजी पर सेकेंड। जहन में रखिएगा, ये जो m डैश है ये तो हम गैस के मैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, लेकिन पर सेकंड उसको देखना है, तो देखिए गैस का मैस पर सेकंड देखना है, तो वो आपका m बन जाएगा। इस m का यूनिट क्या बन गया फिर, केजी पर सेकंड, यहां से केजी पर सेकंड। यही m तो फार्मूले में यूज हो रहा है ये वाला, तो इसका मतलब यहां पे जो यूनिट यूज होगा वो होगा केजी पर सेकंड। सिर्फ केजी नहीं यूनिट यूज होगा, बल्कि केजी पर सेकंड यूज होगा। ये आपने एमसीक्यू में सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये फार्मूला आता कैसे है, ये शॉर्ट में प्रूफ पूछा जा सकता है। तो हम गैस की फोर्स निकालते हैं, जाहिर सी बात है फोर्स तो लग रही है ना एक्शन वाली, तो बेटा ये फोर्स निकालें जी। F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी होता है, डेल्टा पी को लिख सकता हूँ पी एफ माइनस पी आई, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। अब बेटे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या होगा गैस का, 0, इजेक्ट होने से पहले तो 0, तो फाइनल माइनस 0 ओवर टी। अब बेटे फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है एम वी, तो गैस का है ना, तो फिर एम डैश आ जाएगा, क्योंकि हम गैस के मैस को m प्राइम से शो कर रहे हैं, तो m ओवर t आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखें p की जगह आ गया mv, ये वाला t एज इट इज। तो m डैश इसीलिए लिखा क्योंकि हम गैस की फोर्स निकाल रहे हैं, तो उसमें गैस का मैस ही यूज करेंगे, और वो क्या है m डैश, तो ये m डैश आ गया। क्लियर बेटे यहां तक। अब जरा गौर करें, ये m डैश ओवर t, m डैश ओवर t किसके बराबर है, ऊपर देखें m डैश ओवर t m के बराबर है, तो यहाँ m लिख दें और साथ में v आ जाएगा, तो ये आपके पास फोर्स आ गई बेटे, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, गैस की फोर्स आ गई।
अब हम ये जानते हैं कि रॉकेट का अपर पार्ट जो है, या कह लें कि रॉकेट आहिस्ता अपना किधर जा रहा है जी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आहिस्ता नहीं कहना, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तेजी से, तो लिहाजा उसकी जो फोर्स होगी वो होगी एम ए के इक्वल। तो F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब 1 और 2 को कंपेयर कर लें, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड पे फोर्स है, इसकी लेफ्ट साइड पे भी फोर्स है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इधर से आ गई राइट हैंड साइड एम ए और इधर से राइट हैंड साइड आ गई एम वी। अब यहां से ए निकाल लें तो ए अपनी जगह पे रहेगा, एम कैपिटल जाके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखें ये स्मॉल एम क्या है, ये है बेटे केजी पर सेकंड, यानी कि एम डैश ओवर टी, पर सेकंड गैस का मैस है, और साथ में वी क्या है, वेलोसिटी, और डिवाइड बाय कैपिटल एम क्या है, रॉकेट का मैस। क्लियर बेटे। अब आप यहां से एमसीक्यू बना सकते हैं कि भाई जैसे जैसे रॉकेट अपवर्ड मूव करता जाएगा तो उसका जो फ्यूल है वो तो बर्न होता जा रहा है, इसका मतलब उसका मैस क्या करता जाएगा, डिक्रीज, मैस उसका कम होता जाएगा। सही है, मैस उसका कम होता जाएगा तो एक्सेलरेशन ये बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज। तो मैस कम हुआ, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। ये आपके एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो ये एमसीक्यू भी बन सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है जी, लो जी टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। अब जी हमारे पास चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज टोटल 9 है, इनको देख लेते हैं, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपके पेपर में आ सकता है, ये भी बताऊंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एमसीक्यू कहता है द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट, किस एंगल पे डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो बेटे सीधी सी बात है 45, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं कॉस थीटा यूज होता है और क्रॉस में क्या होता है, साइन थीटा। तो किस एंगल पे साइन और कॉस की वैल्यू बराबर आती है, 45 पे, चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, 0.707 कॉस की भी आती है 45 पे और साइन 45 भी 0.707 होता है, इसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप इस तरह से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। देखें ए क्रॉस बी का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं ना, इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड। तो हम सीधा इसको लिख देते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा। सही है ना, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा, ये सारी मैग्नीट्यूड ही तो है। और ए क्रॉस बी का अगर मॉड लें मैग्नीट्यूड तो वो बनती है ए बी साइन थीटा, साथ में एन कैप नहीं आएगा क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना। तो यहां से आ गया ए बी कॉस थीटा, देखें दोनों को बराबर रख दिया। अब यहां से एंगल निकाल लें तो प्रूफ हो जाएगा। तो ये भी आसान तरीका है। लो जी इस साइड को इधर लेके आए तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर से फिर हटा दें, चलें अभी रहने दें, अगले स्टेप में कर देता हूँ, ये यहाँ पे कर देता हूँ। ए बी साइन थीटा अपनी जगह पे, ए बी कॉस थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे बच गया सिर्फ 1। सही है यहाँ तक। अब देखें ए बी से कैंसल, साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो फिर यहाँ से थीटा निकाल लें, टेन इनवर्स इंटू 1, तो टेन इनवर्स 1 किस पे होता है बेटे, 45। तो ये जी आपके पास थीटा आ गया 45। तो इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट पुटिंग भी करके चेक कर सकते हैं। लो जी बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद सेकंड वाला है द प्रोजेक्टाइल गेन्स इट्स मैक्सिमम हाइट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। बेटा ये था ना आपके पास, देखें ये आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक में, ये इस तरह से, ठीक है ना। अब देखें ये आपके पास मैक्सिमम हाइट आ रही है, ये तो हाइट किसके इक्वल थी, हाइट थी जी एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो अब इसमें देखें मैक्सिमम आंसर ये है वी आई स्क्वायर ओवर 2g, तो इसका मतलब साइन थीटा की जगह क्या आ जाना चाहिए, 1। तो वो तो एक ही सूरत में आ सकता है ना कि अगर आपके पास एंगल क्या हो 90, साइन 91 हो जाता है। तो लिहाजा फिर डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट बेटे आगे देखिएगा नंबर 3 वाला एमसीक्यू, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है 2.2 वाला, ये आ सकता है पेपर में। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज मैक्सिमम इफ दे आर, इस स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो थीटा की जगह अगर 0 आ जाए तो cos 0 1 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। तो इसका मतलब 0 तो तब एंगल होता है जब दो वेक्टर क्या हो, पैरेलल। तो ये बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर 2 एंगल्स विच आर म्यूचुअली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा। सही है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर 2 एंगल्स विच आर म्यूचुअली, बच्चे फौरन कह देते हैं परपेंडिकुलर, नहीं बेटे कॉम्प्लीमेंट्री, इसकी चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पता है क्यों, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि वो दो एंगल्स जिनका सम 90 के इक्वल है, यानी कि उन पेयर ऑफ 2 एंगल्स को अगर हम एड अप करें तो उनका रिजल्ट क्या है बेटे 90। तो फिर जाहिर सी बात है जिन दो पेयर ऑफ एंगल का सम 90 आएगा उस पर रेंज बराबर ही आएगी। जैसे आपके पास 30 एंड 60 था, बताया था ना, अब इन दोनों का सम करें तो 90 आता है। तो
तो इनका मतलब इन दोनों पे रेंज इक्वल आएगी। इसी तरह से 15 और 75 हो सकता है, इनका सम करें 90 आता है तो इन पे भी रेंज बराबर होगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही है कि वो दो पेयर ऑफ एंगल जिनका अगर हम एड अप करें जिनको या जिनका सम करें तो वो 90 के इक्वल है। तो लिहाजा ये चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नंबर 5 वाला देखें, द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी कि ये इस पॉइंट पे आपसे पूछ रहा है, इस पॉइंट पे, तो वो तो आपका एक्सेलरेशन क्या बन जाता है बेटे, वो जी बन जाता है। तो ये डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट तो आप इम्पल्स का पीछे फार्मूले से आप पढ़ के आ रहे हैं कि आपके पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मेरा ख्याल है बनता है, लिहाजा वो ऑप्शन तो आपको नजर नहीं आ रही ना, तो न्यूटन सेकंड बन जाएगा। देखिए ना, अगर हम निकाल लें आई इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है, एम वी, तो एम का आ गया केजी और वी का आ गया मीटर पर सेकंड। सही है ना। इम्पल्स क्या होती है बेटा, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, एम वी, एम का आ जाएगा केजी, वेलोसिटी का आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब यहाँ देखो, यहाँ तो आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लिहाजा ये तो नहीं है। फिर बाकी ऑप्शन पे अगर गौर करें तो ये वाली ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम ये आपको पढ़ा चुके हैं कि केजी मीटर पर सेकंड जो होता है वो न्यूटन सेकंड के इक्वल आता है, ये प्रूव भी करवा चुका हूँ। तो लिहाजा न्यूटन सेकंड की आपको ऑप्शन तो नजर आ रही है ना, लिहाजा फिर इन ऑप्शन को देखते हुए आप चार्ली ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है नंबर 7 वाला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, रेट लफ्ज यूज हो रहा है बेटे, रेट। मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यू पक्का आएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। सिर्फ यहां से आ जाए ना चेंज ऑफ मोमेंटम तो फिर होगा इंपल्स, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो फोर्स आएगा। लो जी, नंबर 8 वाला एमसीक्यू कहता है कि अ रॉकेट मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स जर्नी, देन इट्स एक्सेलरेशन गोज ऑन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिमेन सेम। अभी पढ़ा के आया हूं कि देखें आपके पास फार्मूला क्या था, फार्मूला एक्सेलरेशन का था एम वी ओवर कैपिटल एम। सही है। तो यहां पे देखें, कह रहे हैं रॉकेट मूव्स अपवर्ड, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका मैस क्या होता जाएगा बेटे, कम, डिक्रीज करता जाएगा ना, फ्यूल बर्न होता जाएगा। जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता जाएगा उसका मैस ओवरऑल कम होता जाएगा, तो मैस कम होता जाएगा तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। तो एक्सेलरेशन बेटे क्या हो रहा जा रहा है, इंक्रीजिंग। तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद लास्ट वाला एमसीक्यू रह गया कि इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व्स, इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा है। इलास्टिक कोलिजन में क्या एनर्जी लॉस होती है, नहीं। एनर्जी बढ़ती है, नहीं। नो गेन नो लॉस ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में ना तो एनर्जी बढ़ती है और ना ही कम होती है, बल्कि एनर्जी क्या रहती है बेटे, कंजर्व्ड, और इसी के साथ मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो बहरहाल हम यहाँ पे सिर्फ एनर्जी की बात करते हैं।